जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। उम्मीद है घर जाके पढ़ा होगा, लिखा भी होगा। 50 मिनट गुजर गए होंगे, काम ख़त्म हो गया होगा। 50 मिनट नहीं गुजरे होंगे, काम ख़त्म हो गया होगा। 35 मिनट लगे कल, आधा घंटा लिखाई समेत। तो तकरीबन डेली जो है वो हम इसके करीब करीब के ही लोड को देख रहे होंगे। कल वाला लिखने में आसान था क्योंकि उसमें फार्मूले वगैरह भी थे, थोड़ा खुला खुला करके लिखा हुआ था। तो तकरीबन किसी भी दिन जो ज़्यादा लोड होगा वो शायद 2 सफ़े होगा। बस साथ साथ लिखते रहेंगे, कवर करते रहेंगे, तो फिर एंड पे चीज़ें पाइलअप नहीं होंगी, इकट्ठी नहीं होंगी, परेशानी नहीं होगी। कल कुछ बातें की थी हमने, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस किसे कहते हैं? कोई प्रपोजल दे, ऑफर दे और सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट कर ले, तो इन दोनों के दरमियान एक वादा हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला के देखें तो ये प्रॉमिस बन जाता है। तो ये कौन सा प्रॉमिस है जो एग्रीमेंट होता है? जिसमें कंसिडरेशन आ जाए। ये कंसिडरेशन क्या चीज़ थी? कंसिडरेशन क्या चीज़ है? नहीं, कंसिडरेशन होनी चाहिए ना। सवाल ये है कि ये कंसिडरेशन क्या भला है, मतलब ये क्या क्या चीज़ होती है? कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं? किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एंटर क्यों हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का मुआवजा क्या है? बदला क्या मिलेगा? बेनिफिट क्या मिलेगा? हर बंदा जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी कमर्शियल वजह से करता है। वो जो कमर्शियल वजह है वो कंसिडरेशन है। किसी को रुपए पैसे मिल रहे हैं, किसी को गुड्स मिल रहे हैं, किसी को सर्विसेज मिल रही हैं। तो कंसिडरेशन बेसिकली उस वजह को कहते हैं जिस वजह के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने कहा कि वो वाला प्रॉमिस या वो सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं उनको हम एग्रीमेंट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का एग्रीमेंट है जी? जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए। एग्रीमेंट प्लस एक लीगल ऑब्लिगेशन, इन दोनों को जोड़ दें तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब भी एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जो बाय लॉ एनफोर्स हो सकता है वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली कब एनफोर्स हो सकता है? नंबर 1, जब उसका एग्रीमेंट ठीक हो, जब एग्रीमेंट लीगल हो, उसमें कोई मसलो मसाइल ना हो। ये कब ठीक होता है, कब ठीक नहीं होता, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे इंशाल्लाह कि कौन कौन से एग्रीमेंट वैलिड है जो किए जा सकते हैं। तो नंबर 1 एग्रीमेंट ठीक होना चाहिए, और नंबर 2 उसमें लीगल बाइंडिंग आपने ऐड कर दी हो। कोई लिखत पढ़त हो गई हो, कोई गवाह आ गए हों, कोई साइन हो गए हों, कोई विटनेसेस वगैरह को इन्वॉल्व कर लिया हो, गवर्नमेंट में रजिस्टर करा दिया हो, कुछ ऐसा किया हो जिससे उसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए। ये लीगल बाइंडिंग वाली बात बस कल हमने पढ़ी थी। ऑनवर्ड अब मैं जब भी कोई एग्जांपल दूंगा, ए ने बी के साथ फलाना कहा, बी ने ऐसे कहा, तो ये हमें एज्यूम करना होगा कि बैक एंड पे लीगल बाइंडिंग है। तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था। यहाँ तक बात समझ आती है। ये इम्प्लाइड क्या चीज़ है? बल्कि नहीं, पहले एक्सप्रेस पूछते हैं। ये वाले भाई, ये 1 2 3 4 चौथी लेन में जो है जी, ये एक्सप्रेस क्या है? जिसमें प्रपोजल, एक्सेप्टेंस वगैरह वर्ड्स में हो, अल्फाज में नज़र आ रही हो, बोल के अल्फाज हो या लिखे हुए अल्फाज हो। तो जब बोल के या लिख के ऑफर, एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस। नज़र आ रहा है, वाजे हो रहा है, पता लग रहा है। तो एक्सप्रेस का वर्ड जब भी हमारे पूरे लॉ में आएगा तो इसका मतलब होगा जो वाजे है, सामने से अल्फाज से लिखा हुआ या बोल के सुनाई दे रहा है। तो रिटन और ओरल, इन दोनों को कंबाइंड हम बोलते हैं एक्सप्रेस। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड क्या चीज़ थी? जिसमें बाय एक्शंस आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आप अल्फाज से नहीं, आपके एक्शन से नज़र आ रहा होता है कि यस ये चीज़ हो गई। यानी इम्प्लाइड इज़ जहां हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह से होगा। एक्सप्रेस जहां वाजे अल्फाज में बताया गया हो, बोला गया हो, लिखा गया हो, तो उसको हम कहेंगे कि एक्सप्रेस है। और इम्प्लाइड में ये है कि जहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इसी तरह से हुई होगी, तो वो इम्प्लाइड है। तो समटाइम्स आपके कुछ एक्शन से नज़र आ रहा होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल देखी कि अगर एक रूट की बस है, चिंची है, व्हाट्सोएवर है, अगर आप एग्जैक्टली उसमें जाके बैठ जाते हैं
और वो चला देते हैं आगे से उस गाड़ी को, तो ये साफ जाहिर है कि आप उनके साथ जाना चाहते थे और ये भी एज्यूम्ड है कि आप उनको पैसे भी दे रहे होंगे। क्लियर? एक्सप्रेस में, इम्प्लाइड में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। प्रॉमिस, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी जी, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है या प्रॉमिस में क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, जी। अब सवाल ये है कि अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो दूसरा उसको एनफोर्स कैसे करेगा? डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर एक पार्टी अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा नहीं करती तो क्या होगा? आप अदालत जाएंगे, अदालत पहले देखेगी कि क्या उस बंदे ने जान की जिम्मेदारी अदा नहीं की। भाई एक बंदा है, उसके पास लाखों रुपए हैं लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई है और आपके साथ उसने पैसे पकड़े और आपको माल सप्लाई नहीं किया। पैसे उसके पास हैं लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में उसकी नीयत खराब हो गई। अब आप अदालत जाएंगे तो अदालत देखेगी उस बंदे की सिचुएशन, उससे कहेगी भाई आप उसको इतना माल दें। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको कुछ जुर्माने वगैरह भी देने पड़ेंगे। सम टाइम उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसों में डिफॉल्ट कर गया, तो अदालत कहेगी अच्छा ठीक है आप ये 2 दिन तक उसको ये वाला काम करके दे दें तो ठीक है, हम समझेंगे कि जी पैसे अदा हो गए। तो अदालत को बीच में इन्वॉल्व करने का मतलब ही ये है कि एक बड़ा सिचुएशन को देखेगा और उसके हिसाब से देखेगा कि दूसरी पार्टी से क्या रिकवर हो सकता है। सम टाइम किसी के पास पैसे खत्म हो गए होते हैं तो उसके ऊपर कुछ एसेट्स बेचे जाते हैं, अदालत इसमें इन्वॉल्व होती है तो अदालत कहती है हाँ भाई इस बंदे ने 5 लोगों का 10 लाख रुपए देने हैं, इसका फलाना फलाना, इसकी गाड़ी बेच दी जाए और उन 5 लोगों की रकम अदा कर दी जाए। तो अदालत में जाएंगे, पर अदालत उस बंदे के साथ क्या करेगी वो एक अगला स्टेप है। इस पूरे सिलेबस में हम एक बंदे को अदालत के दरवाजे तक छोड़ के और जल्दी से दौड़ लगा देंगे, अदालत के अंदर झांकना नहीं है। यही हम कहेंगे ये वाला मसला अदालत चला जाएगा, ये वाला मामला अदालत में तय होगा और यकीन कामिल रखना है कि अदालत में सही फैसला होगा। हमने इस पूरे सिलेबस में कहीं भी तौहीन अदालत नहीं करनी। हर जगह अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ इस बंदे ने झूठ बोला, देखो जी ए ने बी के साथ झूठ बोला, ये अदालत चला जाएगा। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर अदालत में साबित कैसे होगा, गवाह कैसे लाए जाएंगे, वकील कौन सा करेंगे, अदालत कौन सी वाली होगी, कितने अरसे में मुकदमे का फैसला होगा। हमने सिर्फ अदालत के दरवाजे तक छोड़ना है, हमारा लॉ बस यहाँ तक हमें इजाज़त देता है, इससे आगे हमारे पर जल जाएंगे। इससे आगे वो अदालत चला गया तो वी हैव टू एज्यूम कि उसको इंसाफ मिल जाएगा। ये नहीं पूछना कि पाकिस्तान में कितने साल में इंसाफ मिलता है। औसतन लीगल केस की जो एज होती है पाकिस्तान में वो तकरीबन 13-14 साल होती है। औसत इसलिए कहा है कि ज़मीनों के 35-36 साल तक चलते हैं, कुछ केसेस जल्दी हों तो 4-5 साल में भी हो जाते हैं। तो सिवाय एग्जेक्टिव्स के इनके समरी प्रोसीजर्स होते हैं, इनके ज़रा क्विक फैसले होते हैं। ये जो आम जनता है ना, इनके फैसले बहुत ही तसल्ली से होते हैं। वो जज भाई जो है वो आपने सुना होगा कि जो हथौड़ा मार के अगली पेशी का बताते हैं, तो उस टाइम पे जब वो पेशी की तारीख बता रहे होते हैं तो लोग तारीख में इंटरेस्टेड नहीं होते, ईयर में इंटरेस्टेड होते हैं। वो कहता है अब अगली पेशी होगी 22 जून को, अब 22 जून कौन सा वाला, वो इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल चूँकि अदालतों के ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से हमारा उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, तो यहाँ पे अदालती सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ख़ासतौर पे जब उनका इरादा इंसाफ देने का होता है। रिकॉर्डेड वीडियो में मैं जाहिर है कोई ख़तरनाक बात नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो अदालत के दरवाजे तक छोड़ के हम आ जाएंगे, अदालत के अंदर झांक के नहीं देखेंगे। तो अब 2 कामों में हमने एक एज्यूम करना है कि जब भी ए बी में जब भी आपसे कहूँ इस बंदे का इस बंदे से वादा हुआ है तो सोच लेना है कि लीगल बाइंडिंग होगी पीछे। और दूसरी चीज़ ये सोच लेना है कि जब हमने कह दिया कि मामला अदालत जाएगा तो अदालत में वो मामला सही से हैंडल होके प्रॉपर तरीके से कवर हो रहा होगा। जी जी, एग्रीमेंट बगैर पैसों के तो नहीं हो सकता। इन्होंने कहा क्या सिर्फ पैसे ही हो सकता है, एक बंदा दूसरे को गुड्स दे रहा हो और उससे सर्विसेज ले रहा हो। एक बच्चा हमें आके कहे कि जी वो हमारे इलाके में गंदम बहुत होती है, हम कॉलेज के सारे बड़ों को गंदम दे देते हैं, हमें क्लासें पढ़ा दे। गंदम ले ली, क्लासें पढ़ा दिया, बार्टर हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पैसे इन्वॉल्व हो, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम एक पार्टी पैसा दे रही होती है और दूसरी पार्टी या गुड्स दे रही होती है या सर्विसेज दे रही होती है। तो कॉमनली ऐसा होता है, लेकिन 100% ऐसा नहीं होता। जी एक सेकंड,
अगर एग्रीमेंट के वक्त प्राइस डिटरमिन नहीं है तो इसका मतलब है वो एग्रीमेंट अभी क्लियर ही नहीं है, सर्टेन ही नहीं है। अभी तो हमने रूल्स पढ़ने ही नहीं शुरू किया, अभी तक तो हमने समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं। आज ऑफर में सबसे पहला रूल यही होगा कि वो सर्टेन होनी चाहिए। जब भी एक ऑफर दी जाए दूसरे को तो बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑफर ही क्लियर नहीं है, एग्रीमेंट ही सर्टेन नहीं है, तो वो एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। याद हमने कहा था एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ में पहले एग्रीमेंट ठीक होना चाहिए और फिर कानूनी तौर पे कुछ ऐसा हो कि आप उसको अदालत में ले जा सकते हो। जी 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 ये ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक पार्टी को फायदा हो रहा है और दूसरे को या नुकसान हो रहा है या कुछ भी। जी ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं जिसमें एक पार्टी को ज़्यादा फायदा हो रहा हो और एक को कम फायदा हो रहा हो। बड़ा कम ऐसा होता है कि कोई कमर्शियली नुकसान के एग्रीमेंट करे। एक बात ध्यान में रखनी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और होते हैं। आपके भाई ने आपसे कोई चीज़ मंगवाई, आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आप घाटा बर्दाश्त कर लेंगे कि यार भाई है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चीज़ को नहीं डील कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील कर रहा है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को, जहां हर पार्टी अपने फायदे को जरूर सोचेगी। ये जरूर हो सकता है कि एक का ज़्यादा फायदा, एक का कम फायदा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने दूसरे को अपनी मोटरसाइकिल बेची 70,000 की, क्यों? क्योंकि उसकी वर्थ 70,000 थी। एक बंदे दूसरे को अपनी मोटरसाइकिल बेच दी 30,000 की। अब जिसको बेची उसका तो फायदा हो गया, जिसने बेची है इसका क्या फ़ायदा? शायद इसको इस वक्त फौरी पैसे चाहिए थे और फौरी पैसे इसी सूरत में मिल सकते थे कि सस्ती बेच दे। तो सम टाइम नज़र हमें नहीं आ रहा होता, लेकिन हर पार्टी ने अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन की होती है। तो हम आगे चलेंगे तो एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये एज्यूम किया जाएगा कि इनके दरमियान फ्री कॉन्सेंट है, आज़ाद रजामंदी है, और वो कब होती है उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। जी जी प्रॉमिस में क्या फ्री कॉन्सेंट होना लाजमी है? कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कॉन्सेंट होना लाजमी है नहीं। ये जो सादा प्रॉमिस है इसमें एक बंदे ने दूसरे से कहा हाँ भाई ये चीज़ ऐसे, दूसरा मान गया। चूँकि एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होगा उसके अंदर के एग्रीमेंट और प्रॉमिस की हम बात कर रहे होंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं ना होगा हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अगर किसी भी जगह फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो वो प्रॉमिस से आगे कॉन्ट्रैक्ट तक का सफ़र नहीं कर सकेगा। लेकिन सादा ज़िंदगी में देयर कैन बी अ प्रॉमिस जिसमें फ्री कॉन्सेंट ना हो। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम एनफोर्स करा सकते हैं। ये जो सादा ज़िंदगी के प्रॉमिस है ना, इसके ऊपर सादा समाजी कवानीन लगेंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपने आप को महदूद रखूँगा बिजनेस कमर्शियल कानून के लिए। तो हो सकता है वालदैन बच्चों के साथ कई दफ़ा ऐसा वादा करते हैं जिसमें वालदैन ही की बात सुनी जा रही होती है, बच्चे की तो सुनी नहीं जा रही होती, ठीक है। और बाद में कहते हैं बेटा देखो तुमने वादा किया था, तो बच्चा कहता ना करता तो चपेड़ें खाता ना। तो वो ये कौन सा मेरी आज़ाद रजामंदी थोड़ी थी, ये तो ज़बरदस्ती हुआ था। तो सोशल समाजी मामलात को हम थोड़ा सा साइड पे रखेंगे, हम बात करेंगे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की। जी ऐसा हो सकता है कि प्रपोजल एक्सप्रेस हो और एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड हो। दोनों चीज़ें एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती हैं। बस इम्प्लाइड में एक ध्यान रखना है कि इम्प्लाइड में सिचुएशन से नज़र आ रहा हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। यानी ए ने बी से कहा कि हाँ भाई अगर मैं आपको 200 रुपये दूँ तो क्या आप 1 किलो फलाना चीज़ दे देंगे? बी ने कहा। अब ये पाकिस्तान में अंगूठा दिखाने का मतलब है ओके वेरी गुड ज़बरदस्त। हो सकता है चाइना में अंगूठा दिखाने का मतलब वो मैं आप पे लानत भेजता हूँ। जेन्युइनली ऐसा है, चाइना की कुछ स्टेट्स में अंगूठा दिखाना बड़ा नेगेटिव समझा जाता है। यानी एक बंदा दूसरे पे लानत भेजता हो तो उसे अंगूठा दिखाता है। तो हो सकता है किसी मुल्क में जो पाकिस्तान में लानत भेजने वाला सिंबल है वो एक्सेप्टेंस का सिंबल हो। क्या भाई आप ये चीज़ मुझे बेचेंगे? ज़बरदस्त। तो इम्प्लाइड में कन्फ्यूजन हो जाती है, एक्सप्रेस में कन्फ्यूजन नहीं है। बोला है ना या लिखा है, तो लिखे हुए अल्फाज या बोले हुए अल्फाज का मतलब वही होता है जो होता है। इम्प्लाइड में एक नेक्स्ट लेवल की कन्फ्यूजन जनरेट होती है कि क्या इसका मतलब क्या लिया जाएगा। क्लियर? जी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये प्रॉमिस कौन सा कहलाएगा? जी असल में चूंकि एक तरफ इम्प्लाइड हो गया तो अब हम इसको इम्प्लाइड कहेंगे, चूंकि अब ये पूरा एक्सप्रेस नहीं रहा। एक्सप्रेस प्रॉमिस वो होगा जिसमें ऑफर भी एक्सप्रेस है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस है। अगर कोई भी एक चीज़ एज्यूम्ड है या इम्प्लाइड है तो फिर हम उसको इम्प्लाइड कहेंगे। जी समझ के चलना है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो हमें कुछ बातें और क्लियर होंगी, क्योंकि लॉ में हर दिन ना आहिस्ता आहिस्ता बंदा वकील बनना शुरू कर देता है।
अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई, ए ने बी को ये चीज़ बेची, बी ने ए को ये कहा, फलाना फलाना, यहाँ तक सारी बात समझ आ रही है? हो जाए खतरों से टक्कर, खतरों से टक्कर। जी ऑफर की तकलीफ दे डेफिनेशन, अभी इसकी तरफ नहीं आते, मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं। ऑफर, पेशकश, ऑफर को उर्दू में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब आपको अगर कहा जाए कि ऑफर के बारे में बताएं कि ऑफर किसे कहते हैं? पेशकश तो एक वर्ड हो गया ना, अब इसको डिफाइन करना है, व्हाट इज पेशकश? अगर किसी बंदे को, जी जरा सुनते हैं, अगर किसी बंदे को, किसी काम से रोकने के लिए, किसी काम करने के लिए, अगर एक बंदे को किसी काम से रोकने के लिए या किसी काम करने के लिए कहा जाए और मनाया भी जाए, और मनाया जाए या मनाने की कोशिश की जाए दी जाए कि वो माने या और उसे चॉइस दी जाए कि वो माने या ना माने, तो ये ऑफर है। यानी इन्होंने कहा जब एक बंदा दूसरे को कोई बात कहे कि या तुम ये करो या तुम ऐसा ना करो, इस इरादे से कि उसकी रजामंदी ली जाए, उसको ऑप्शन दी जाए, तो ये वाली हरकत ऑफर है। अब सोचें इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे को एक बात कहता है कि वो उस बात पे दूसरे की रजामंदी का तालिब होता है, तलबगार होता है, उसकी रजामंदी चाहता है, तो ये ऑफर कहलाएगी, पेशकश कहलाएगी। इंग्लिश में देखते हैं। अच्छा एक बात ये भाई ने कर दी, कोई बात कहे या किसी बात से रोके, क्या ऐसा भी कोई एग्रीमेंट होता है जिसमें कोई काम ना करने के पैसे मिलते हो? मसलन भाई हम रात में जो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड आता है ना, हम उसे पैसे देते हैं और कहते हैं देखो सोना नहीं है, हम उसे काम ना करने के पैसे देते हैं। सोना एक एक्ट है, हम कहते हैं तुमने रात के वक्त सोना नहीं है, तो उसको जो असल पैसे मिलते हैं वो उसकी बहादुरी के नहीं मिलते, रात के वक्त ना सोने के पैसे मिलते हैं, जागे रहने के पैसे मिलते हैं। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप किसी को एक चीज़ से मना करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कोई एक बंदा हमारे एरिया में आता है और वो अपना बिजनेस करना चाह रहा है और हम उसे कहते हैं यार एक काम करो, हमसे पैसे पकड़ लो, तुम इस इलाके में बिजनेस ना करो। तो ये सुनने में तो बड़ा मजे का लग रहा है कि आप उसे मना कर रहे हैं, आगे चल के देखेंगे कि ये वाली चीज़ लॉ ने मना की हुई है। आगे चल के देखेंगे। कंपनी है तो उसको बंद कर रही है, तो गवर्नमेंट उसे कहती है कि टैक्स माफ कर देते हैं, तो बंद ना करे, तो ये भी एग्रीमेंट। एक कंपनी अपना कारोबार बंद कर रही है क्योंकि वो मुश्किलात में आ गए, गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट करती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप कंपनी बंद ना करें, हम आपको पैसे देते हैं। तो देयर कैन बी सम एग्रीमेंट जिसमें एक काम करने से रोका जाए। तो ऑफर अब कैसे कहेंगे? जब एक बंदा दूसरे को कोई काम करने का कहे या काम करने से उसे बाज रखे, इस इरादे के साथ कि दूसरे की रजामंदी इस बात पे ले ली जाए। ए ने बी से कहा था अगर मैं आपको कितने दूंगा, 350 थे, अगर मैं आपको 350 रुपये दूंगा तो आप क्या करेंगे? आप जामे शीनी की एक बोतल मुझे देंगे। तो ए ने बी से जब कहा कि अगर मैं आपको 350 रुपये दूं तो क्या आप मुझे जामे शीनी की बोतल देंगे, तो ये ए का बी से कहना ऑफर था और अल्फाज से जाहिर है कि वो बी की रजामंदी चाहता है। बी ओके करेगा तो ये प्रॉमिस या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये प्रॉमिस एग्रीमेंट वगैरह की तरफ नहीं जाएगा। तो ऑफर की अब डेफिनेशन देखते हैं। बिलों में सारी चीज़ें अपने अल्फाज में लिखी जा सकती हैं सिवाय डेफिनेशंस के। जब डेफिनेशन आए, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि डेफिनेशन किसी ना किसी बॉक्स में बंद होकर नज़र आ रही हो, नहीं तो जब भी डेफिनेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपने किताब के वर्ड्स यूज़ करने हैं, जहाँ जनरल रूल लिखे हुए हैं वहाँ आप अपने अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफर की डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा दूसरे को ओके करता है, दूसरे को कन्वे करता है, दूसरे को बताता है, दूसरे को समझाता है, टू अनदर, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा दूसरे से रजामंद मतलब कहता है कि मैं तैयार हूँ, हिज विलिंगनेस कि वो राजी है, टू डू कि वो कोई काम करेगा, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या किसी काम से बाज रहेगा, विद अ व्यू इस इरादे से, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर,
उस दूसरे की रजामंदी हासिल की जाए, इस इरादे से आपने उसको बताया टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, कि आप उसकी रजामंदी हासिल कर रहे हैं उस एक्ट पे या एब्सटिनेंस पे। एक्ट था काम करना और एब्सटेन रोकना। ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, कहा जाएगा कि उस बंदे ने जो हरकत की है उसे कहते हैं प्रपोजल। जब एक बंदा दूसरे को कोई बात कन्वे करेगा इस इरादे के साथ कि वो दूसरे की रजामंदी चाहता है उस एक्शन या उस एब्सटिनेंस पे, तो ये हरकत कहलाएगी प्रपोजल। तो ये एक थोड़ी सी टेढ़ी डेफिनेशन है, क्योंकि ऑफर को उन्होंने अपनी तरफ से सारी लीगल बातें उसकी पूरी करनी है। तो क्या ये डेफिनेशन समझ आ रही है? इसको जब याद करेंगे तो थोड़ी सी ट्रिकी है, जाहिर है थोड़े से अल्फाज ज़रा घूमे हुए हैं, लेकिन मतलब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब क्लियर है? अब देखते हैं ऑफ़र के एसेंशियल्स। ऑफ़र में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। अगर एक बंदा ये कहता है कि मैं अपने आप को ऑफ़र देता हूँ कि मैं अपने साथ ये डील करूँगा और मैं खुद ही उस बात को मान जाऊँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑफ़र के लिए कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। उन 2 बंदों के नाम भी पढ़े थे हमने, ऑफरर और ऑफरी, या प्रपोजर और ऑफरी। तो कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। कोई शख्स अपने आप को ऑफ़र नहीं दे सकता। ये मुश्किल बात तो नहीं है। यानी इसका मतलब है कि ऑफ़र तभी होगी जब सामने एक ऑब्जेक्ट होगा, जब सामने एक बंदा होगा, जब सामने कोई होगा जिसको आपने कहा होगा कि ये मेरी ऑफ़र है, आप क्या कहते हो। सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर मैं आपको 350 रुपये दूं तो क्या आप वो मीठा वाला लाल शरबत देंगे मुझे। अब मीठा वाला लाल शरबत वो कालपोल पकड़ा दे आपको, खांसी की दवाई मीठी भी है, लाल भी है और शरबत भी है। तो सर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर ऑफ़र क्लियर नहीं है तो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, प्रॉमिस नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऑफ़र सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ खरीदी बेची जा रही है उसका वाज़ेह अंदाज़ा हो सके। या ए ने बी से कहा कि अगर आप मुझे जामे शीनी की बोतल बेचेंगे तो मैं आपको 3 लाल रंग के नोट दूंगा और 1 नीले रंग का नोट दूंगा, और उसके बाद 20 रुपए के नोट को जो लाल और ब्राउन के दरमियान का होता है वो दे दे के देखें लाल जैसा तो है। तो ऑफर क्या होनी चाहिए? सर्टन, डेफिनेट। किसी भी जगह कोई भी कंफ्यूजन आपको अगर नज़र आ रही है तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं है। पता है, अगर रूल समझ आता हो ना तो पेपर का सवाल भी समझ आ जाता है। आई के अपने एक दफ़ा सवाल पूछा, उसने कहा ए और बी या 2 बंदों का आपस में एग्रीमेंट हुआ और एक बंदे ने दूसरे से चीज़ें खरीदी थी, तो दूसरे ने कहा कि या तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा या 15% डिस्काउंट दे दूंगा। एग्रीमेंट फाइनल हो गया। जब वो चीज़ उठाने आया तो उसने 15 नहीं 10% डिस्काउंट दिया और कहा मैंने कहा था या 10 या 15, तो मेरा मूड 10 पे ठहरा है। तो बताएं इसमें कोई गड़बड़ है? हम कहेंगे ये सर्टन और डेफिनेट नहीं था। ये ऑफर के टाइम पे ही चीज़ सर्टन डेफिनेट नहीं थी, क्लियर नहीं था, डाउट था, कंफ्यूजन थी, परेशानी थी। तो ऑफर सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? देन ऑफर में कंडीशन भी हो सकती है। ऑफर देने वाला दूसरे को कंडीशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह सकता है कि जी ये ऑफर 3 दिन के लिए वैलिड है। तो फिर एक्सेप्टेंस करने वाला जब एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वो उन शर्तों के साथ एक्सेप्ट कर रहा होगा। अगर मेरी ऑफर में कोई ख़ास शर्त है तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी ऑफर के साथ वो ख़ास शर्त बताऊं। ए बी से कहता है कि अगर तुमने मुझे आज के दिन में जामे शीनी दिया तो मैं तुम्हें 350 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब ये ऑफ़र थोड़ी सी मशरूत ऑफ़र है, इसमें शर्त है। क्या शर्त है? आज के दिन जामे शीनी मिलेगा तो वो 350 रुपये देने पे तैयार है। अब अगर वो कल जामे शीनी लेके आ जाए तो दूसरा बंदा कहेगा नहीं भाई मैंने ये पिछले दिन का वादा किया था, आज मैं 300 रुपये देने पे तैयार हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऑफ़र में कोई ख़ास कंडीशन हो सकती है। अगर ऑफ़र में कोई ख़ास कंडीशन है तो ऑफ़र देने वाला उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कहा कि हमने कैंपस को वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन किया है तो हम कैंपस इनॉग्रेशन डिस्काउंट देंगे, जो 15 फरवरी तक आ जाएगा उसको हम 30% ऑफ दे देंगे।
अब हमने एक ऑफ़र दी। ऑफ़र क्या थी कि जो हमारे पास 15 फेब से पीछे पीछे आ जाएगा उसको हम ये ऑफ़र दे रहे हैं। तो अब अगर हमने कहो कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं और हमने नहीं बताया कि कब तक डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर तो लोग आएंगे और कहेंगे देखिए जी बाहर लिखा हुआ है डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें डिस्काउंट चाहिए। लेकिन अगर मेरी ऑफ़र में कोई ख़ास शर्त है तो मुझे क्या चाहिए, इफ़ देयर आर स्पेशल टर्म्स इन एन ऑफ़र दे मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड। प्रॉपर तरीके से आपको कम्युनिकेट करना होगा उस ऑफ़र को। तो हमने ऑफ़र देके उसके साथ लिख के लगा दिया है कि ये 15 फरवरी तक है। और जब उसके बाद एक बच्चा आया और उसने कहा ये देखे लिखा हुआ 30%, तो हम कहेंगे 30% नज़र आ गया, नीचे वाली लाइन नज़र नहीं आई जिसमें 15 फरवरी लिखा हुआ है। तो अगर ऑफ़र में कुछ ख़ास शर्तें हों तो वो शर्तें बतानी पड़ेंगी। ऑफ़र में भी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, ऑफ़र में कुछ कंडीशंस हो सकती हैं और अगर हैं तो फिर क्या करना होगा, बताना होगा। और फिर एक्सेप्टेंस करने वाला एक्सेप्टेंस कब करेगा, जब ये शर्त उसे कबूल होगी, तो इन शर्तों को फॉलो करेगा तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वरना नहीं। जैसे टाइम बताया तो उसको टाइम फॉलो करना होगा, जैसे कोई और रूल बताया तो उस रूल को फॉलो करना होगा। डन। जहां कंफ्यूजन हो, जिस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो, मुझे रोक देना है। ऑफर की कम्युनिकेशन, ऑफर तभी वैलिड होगी जब कम्युनिकेट हो। आप एक ऑफर अपनी जेब में रखे रखें तो वो ऑफर नहीं कहलाएगी। ऑफर है ही वो जो सामने वाले बंदे को दी जाए। क्या थी डेफिनेशन, जब एक बंदा अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है सामने वाले से, अदर से, याद है दैट अदर, कि मैं चाहता हूं कि ये काम हो या ये काम ना हो, ताकि उस सामने वाले की रजामंदी ली जाए। तो ऑफर में एक सामने वाला भी होना चाहिए, तो ऑफर की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर बोल के ऑफर दी जाए तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, जब दूसरा बंदा क्या कर ले, सुन सके। एक बंदे ने बोल के ऑफर दी तो ये बोली हुई ऑफर कब कम्युनिकेट होगी, एक दूर पहाड़ पे खड़ा हुआ बंदा आपको एक ऑफर दे रहा है, बस उसकी आवाज आप तक नहीं आ रही, तो क्या ऑफर हो गई, ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। लिखी हुई ऑफर कब कम्युनिकेट होगी, जब सामने वाला पढ़ ले। अगर किसी को खत लिख के भेजें ऑफर का, तो ये कब कम्युनिकेट होगी, जब उसे खत पहुंच जाए। तो इसका मतलब यही है कि ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जब ऑफरी को पता लग जाता है। अगर बाय पोस्ट की है, ये हम खत का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्या आपने कभी खत भेजा है? आप तो एंड्रॉयड वाले ज़माने में, आप तो व्हाट्सएप फेसबुक वाले ज़माने में, आप ईमेल वाले ज़माने में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा नाम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हम 151 साल पुराना कानून पढ़ रहे हैं। अंग्रेज़ ऐसा मजबूत कानून बना के गए कि फिर हमने गुस्ताखी नहीं की उसके साथ। तो पाकिस्तान में जितने भी फेमस कानून, जो बेस कानून है ना, वो बड़े पुराने हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के। हमारे सिलेबस में 3 बड़े कानून हैं जिन पर हम ज़्यादा पढ़ते हैं। उनमें से सबसे नया पार्टनरशिप एक्ट है 1932, तकरीबन 90 साल पुराना। तो पुराने कानून अंग्रेज़ों ने जो सेट कर दिए, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए पुल भी बड़े मजबूत होते थे, तो उनके बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े मजबूत हैं। तो इसलिए इतना पुराना कानून पढ़ रहे हैं। तो अब कल दुखी नहीं होना जब मैं आपसे कहूँ कि अगर एक बंदा दूसरे को खत भेजे, उसका खत उसे ना पहुँचे, उसका खत उसे पहुँच जाए, उसका खत पहले पहुँच जाए, उसका खत बाद में पहुँच जाए, तो क्या होगा। चूँकि किताब में लिखा हुआ है, चूँकि कानून में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली आजकल नहीं होता, लेकिन हम पढ़ थोड़ा सा पुराना कानून रहे हैं, तो ज़्यादा माइंड नहीं करना। अगर ख़त के थ्रू ऑफ़र भेजी जाए तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, when letter reaches offering. Offer can be made by word spoken or written or through conduct of the person. इस लाइन पे तो क्रॉस मारा जा सकता है। ये सुनी सुनी लाइन नहीं लग रही, पढ़ी पढ़ी, ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाली बात है। तो अचानक से इन्होंने ऑफ़र की शर्तें बताते हुए ये शर्त भी बता दी, तो ये आपको पता है। तो ऑफ़र प्रॉपर कम्युनिकेट होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। इससे पहले कि मामला इस रूल पे आए जो थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, ये बंद करके।
एक ऑफर कैसे कैसे ख़त्म हो सकती होगी। एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र दी हुई है, ए ने एक ऑफ़र दी हुई है कि मैं 350 रुपये देने पे तैयार हूँ अगर तुम जामे शीरीन दो, बताओ तुम क्या कहते हो। ये ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है। एक मिनट, इतने सारे लोग देखते हैं आप। एक्सेप्टेंस से पहले अगर ऑफर देने वाला अपनी ऑफर वापस ले ले। ए ने बी से कहा भाई तुम 350 में मुझे जामे शीरीन दोगे, बी सोच रहा था घंटे तक सोचता रहा, ए ने कहा अच्छा यार रहने दो, अब ऑफर वापस ली और आगे चल पड़ा। तो अगर ऑफर देने वाला खुद ही अपनी ऑफर को रिवोक कर दे, कब? एक्सेप्टेंस से पहले। लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया फिर फंस जाएंगे आप, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, फिर तो कानून बन गया। तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक की जा सकती है। और कोई चीज़? जी जी, एक मिनट, एक एक करके मैं बीच बीच में ऑप्शन देता हूँ। जिसने एक्सेप्टेंस करनी है वो एक्सेप्ट ही ना करे। कब तक एक्सेप्ट ना करे? ऑफर अच्छी नहीं लगी, एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम कहेंगे भाई एक ऑफर है, इसने बी को ऑफर दी हुई है कि मुझे जामे शीरी चाहिए 350 का, ऑफर हवा में मुअल्लक है, और अब अगला बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किस दिन मैं कहूँगा कि ये मर गई ऑफर, ये जो हवा में ऑफर खड़ी हुई थी ख़त्म हो गई? अगर बी मर जाए, अगर ए मर जाए, इनमें से कोई भी मर जाए अगर एक्सेप्ट होने से पहले पहले, तो वो ऑफर ख़त्म हो जाएगी। जी, अगर इसमें रिवर्स हो जाए, ठीक है, ये एक अगली बात है। अभी पिछली बात पे चलते हैं। ऑफर दी हुई है, ये ऑफर कब ख़त्म होती है? अगर ऑफर देने वाले ने ऑफर की एक्सपायरी बताई है। भाई मैंने आपसे कहा कि हमने ऑफर दे दी कि 15 फरवरी तक कैंपस इनॉग्रेशन डिस्काउंट मिलेगा, तो ये हमारी एक ऑफर थी विद अ डेट, विद अ टाइम। तो ये ऑफर ख़त्म हो गई जब वो तारीख आ गई। तो अगर ऑफर में कोई टाइम लिखा हो तो वो टाइम पूरा होने पर ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई टाइम ना लिखा हो तो एक रीज़नेबल टाइम गुजरने में ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम कैफ़ में एडमिशन दे रहे हैं लोगों को और हमारी तरफ से इतने % ऑफ है, तो एक बच्चा 3.5 महीने बाद आया कि जी वो मैंने देखा था, आप कह रहे थे कि कुछ ऑफ वाली बात है। हमने कहा भाई कहाँ थे आप? जी वो मैं आपसे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहता हूँ, ये पैसे। एक्सेप्टेंस भी कर लिया, पैसे भी पकड़ा दिए और कह रहे हैं मुझे पूरा सिलेबस पढ़ाओ। तो हम कहेंगे भाई हमने तो बड़ा इंतज़ार किया आपका, आप आए ही नहीं। फिर क्लासें शुरू हो गई, आप फिर भी नहीं आए। अब 3.5 महीने बाद अगर आप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी सीधी सी बात है, 6 महीने का सेशन है, अब इस टाइम पे हम आपको सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। तो कहेगा नहीं आपने कब बताया था ऑफ़र ख़त्म हो गई है, आपने तो ऑफ़र पे एक्सपायरी लगाई नहीं थी। तो अगर ऑफ़र पे एक्सपायरी टाइम नहीं भी दिया हुआ ना, तो एक रीज़नेबल टाइम गुजरने के बाद ऑफ़र खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आप 17 साल बाद उस बंदे के पास जाएं, यार वो तुम्हें 17 साल पहले एक ऑफ़र दी थी। तो ऑफ़र का टाइम गुजर जाए जो दिया हुआ है, या रीज़नेबल टाइम गुजर जाए। फिर इधर से एक बात आई, आपने ऑफ़र दी हुई है, ए ने बी से कहा कि अगर मैं तुम्हें 350 रुपये दूँ तो तुम जामे शीरी दोगे। बी ने कहा नहीं 400 रुपये दोगे तो मैं दूंगा। अब एक ही ऑफ़र को उसने उठा के कचरे में फेंक दिया और अपनी एक ऑफ़र ए को दे दी है। अब बी बन गया ऑफरर। उसने कहा भाई मेरी तरफ से ये काउंटर ऑफ़र है, मैं 400 रुपये पे अगर तुम जामे शीरी खरीदने की बात करते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये फिर काउंटर ऑफ़र बन जाती है। काउंटर ऑफ़र से ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? ऑफ़र देने वाले ने खुद ऑफ़र वापस ले ली, टाइम गुजर गया, रीज़नेबल टाइम गुजर गया, ऑफ़र देने वाला मर गया, ऑफ़र लेने वाला मर गया एक्सेप्टेंस से पहले पहले, और काउंटर ऑफ़र आ गई। उसके अलावा अगर ऑफर ही एक्सप्रेसली कह दे भाई नहीं चाहिए आपकी ऑफ़र, तो वो ऑफ़र वहीं पे दम तोड़ देगी। अगर उसको एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दिया जाए या गिवन टाइम में एक्सेप्ट ना किया जाए। जी, और उसको कोई अच्छी ऑफ़र मिल गई, लेकिन ये ऑफ़र तो अभी भी हवा में है ना, ये ऑफ़र कब ख़त्म होगी हम ये देख रहे हैं। एक ऑफ़र कब कब ख़त्म हो सकती है? ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर ऑफ़र जो थी उसमें अगर वो बंदा उस वक्त जामे शीरी सप्लाई ना कर सके। अब इसमें दो बातें हैं, ऑफ़र के टाइम पे ऑफ़र वैलिड थी और ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिस के बाद अगर वो जामे शीरी नहीं देगा तो अब तो अदालत में जाएगा मामला। तो लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से पीछे खड़ा हूँ,
इन चैप्टर्स में हम कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद की बात नहीं कर रहे। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसने जामिशीरी नहीं दिया फिर तो अदालती मामला है, फिर तो जुर्माना होगा। लेकिन ऑफर देते वक्त ये ऑफर कब तक जिंदा रहती है, हम इस पर बात कर रहे हैं। अगर ऑफर में कोई कंडीशन है और दूसरे बंदे ने उस कंडीशन का एहतराम नहीं किया, और जी ठीक है जी बिल्कुल, अगर एक रीजनेबल टाइम गुजर जाए तो रीजनेबल टाइम जो है वो अदालत डिफाइन करेगी कि रीजनेबल किसे कहते हैं। ये रीजनेबल कितना कोई रीजनेबल वर्ड है, केस टू केस वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। एक स्टूडेंट जो है वो मुझे ईमेल करता है कि सर मैं एक केस स्टडी पे फंसा हुआ हूँ, मुझे इस पे आप रिस्पांस देते हैं। मैं उसे कहता हूँ यार मैं तुम्हें रीजनेबल टाइम में रिस्पांस दे दूंगा। तो शायद वो एक्सपेक्ट कर ले कि 3-4 दिन में सर जब इजी होंगे तो मुझे डिटेल से ईमेल पे लिख देंगे। एक बच्चे ने पेपर से पिछली रात 11 बजे एक सवाल पूछा, सर वो मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैंने कहा मैं रीजनेबल टाइम में तुम्हें बताता हूँ। तो वो समझेगा अच्छा सर इस टाइम पे 10-12 और बच्चों को मैसेजेस का रिप्लाई करके आएंगे और आधे पौने घंटे में मुझे जवाब मिल जाएगा। तो एक दफ़ा रीजनेबल 3-4 दिन था एक जगह, और एक जगह रीजनेबल बच्चा भी वही, सवाल भी वही, टीचर भी वही, सिचुएशन चेंज है। फ्रंट ऑफिस में आप आए, आपने कहा कि जी ये आपकी फ़ीस जो है ना थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप मेरे साथ कुछ ख्याल कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम आपको रीज़नेबल टाइम में बताते हैं। अब ऑब्वियसली रीज़नेबल टाइम 6 महीने बाद का नहीं है, ये रीज़नेबल टाइम है कि वो आपको 1-2 दिन के अंदर बताएं कि अच्छा जी ठीक है जी हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। नहीं तो या तो टाइम डिफाइंड हो, और टाइम नहीं डिफाइंड तो रीजनेबल। अब रीजनेबल अदालत की तरफ जाएगा, अदालत बताएगी कि क्या ये रीजनेबल टाइम है या नहीं। अदालत कहती है रीजनेबल टाइम में इलेक्शन करा दे, तो जब नून लीग इसको सुनेगी तो समझेगी ये 5 साल की बात हो रही है कि 5 साल में इलेक्शन, और पीटीआई सुनेगी तो समझेंगे 5 दिनों की बात हो रही है। तो ये रीजनेबल वर्ड है ना, ये रीजनेबल नहीं है। अदालत में डिफाइन होगा कि व्हाट इज रीजनेबल। लेकिन मैंने एक तजर्बा किया कि अगर आपको एक कानून बताया जाए और आपसे पूछा जाए तो आप तो अच्छा खासा जवाब दे देते हैं। आप पढ़ पढ़ के तो नहीं जवाब दे रहे थे, चले आप लोग तो छा गए। ऑफर कैसे कैसे लैप्स हो सकती है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर, आपके पास ये आखिरी 2-3 वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, उससे कंफ्यूजन हो जाती है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले रिवोक हो जाए, ऑफर देने वाला ही अपनी ऑफर वापस ले ले। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम गुजर जाए। कौन सा टाइम, अगर स्पेसिफाइड टाइम है तो वो गुजर जाए, और जहां स्पेसिफाइड टाइम नहीं है लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। डेथ हो जाए या इनसैनिटी हो जाए ऑफरर की, ऑफर देने वाला ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले मर जाए या ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पागल हो जाए तो ऑफर खत्म हो जाएगी। अच्छा अगर ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद मर जाए फिर क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा जालिम है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट बन गया अब मैयत से वसूल किया जाएगा, उसके पर लीगल वर्सा पाबंद होंगे उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। तो अगर ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले बंदा मर जाए तो फिर तो वो ऑफर भी साथ मर जाती है, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद जो है फिर आपकी जो जायदाद है उसमें से उस बंदे को कंपनसेशन मिलती है। तभी तो ऐलान होता है मैयत पे कि इस बंदे ने किसी के पैसे तो नहीं देने। बच्चों का क्या कसूर कि बच्चों को पैसे देने पड़ रहे हैं, जायदाद भी तो मिल रही है ना बच्चों को। बच्चों ने जायदाद मिलते हुए ये तो नहीं कहा कि हमें ऐसी क्या खास बात थी कि हमें बाप की जायदाद मिली। तो फिर जो बाप के हिस्से की जिम्मेदारी है वो मिलने पे अगर वो कहें कि जी मेरा क्या कसूर है, ये तो अब्बा जी की गलतियां थी, तो फिर ठीक है जी अब्बा जी ने उस तरह के गलत कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत सारे पैसे भी बनाए थे तो वो पैसे भी मत लो फिर अब्बा जी के। तो जब अब्बा जी के एसेट्स ले रहे हो तो फिर लाइबिलिटी। हाँ एक जगह लॉ थोड़ा सा बेहतर काम किया, उसने कहा एसेट से ज़्यादा की लाइबिलिटीज़ नहीं है। अब्बा जी छोड़ के गए 2 करोड़ के असासे और 3 करोड़ की जिम्मेदारियाँ, तो आप 2 करोड़ से ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं है। जी ये भाई कुछ कहना चाह रहे थे। ऑफर अगर पर्सनल नेचर की है, अगर ऐसी ऑफर है जैसे एक बंदे ने कहा जी मैं आपको ये दीवार पेंट करके दे दूंगा, और वो बड़ा मशहूर पेंटर है और वो मर जाता है,
तो जाहिर है फिर उसके बच्चे शायद उस लेवल का पेंट ना करके दें, या एक सिंगर ने गाना गाने का एग्रीमेंट किया है। तो अगर पर्सनल नेचर की है तो फिर मामला डिफरेंट हो जाएगा। अभी तक चूंकि हम ऑफर एक्सेप्टेंस तक पढ़ रहे हैं, हम आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ मरने के बाद उसके साथ क्या होता है। अभी तो हम कह रहे हैं कि ऑफर दी हुई और एक्सेप्ट नहीं हुई और मर गया कोई, तो ऑफर भी मर गई, तो डेथ या इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर हो जाए, और इफ फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। बिफोर एक्सेप्टेंस अगर उसे पता लग गया है कि बंदा मर गया है या पागल हो गया है, तो ये ऑफर खत्म हो चुकी है। और क्या है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। प्रेसिडेंट थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, यहाँ आसान वर्ड भी लिखा जा सकता है जी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद वो बंदा मर गया, उसकी कोई एसेट ही नहीं थी, तो जो पे मैग्नेटिक हो गए जी, अगर ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद वो बंदा मर गया तो क्या हुआ फिर, बिल्कुल नहीं है, तो क्या एसेट बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर बच्चा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार होंगे उसके एसेट्स तक। लेकिन ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा उठेगा चैप्टर 6-7 में जाके, कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बंदा मर जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे होता है। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना ही नहीं है, ये चैप्टर 2 से लेके 5 तक तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो इससे आगे जाके पढ़ेंगे कि बनने के बाद मरने में क्या होता है। अभी तो बनने से पहले मरने की जिक्र हो रहा है, तो अगर एक्सेप्टेंस से पहले पहले मर जाए तो ऑफर ख़त्म जी। सर अगर ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया, जैसे आपने कहा है कि खत के जरिए भेज दिया, ठीक है, तो बंदा उसका जो एजेंट है जो रास्ते में है, तो उसको तो नहीं है जिसमें ऑफर है, तो वो वहीं पे अगर उसको कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं। जी। अब इन्होंने कहा कि अगर ऑफ़र रास्ते में है और ऑफ़र देने वाला उसको कैंसिल करना चाहता है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले कैंसिल कर सकता है। तो अगर उसने ख़त भेजा है ऊँट के थ्रू और ऊँट 1.5 महीने बाद पहुँचेगा, और इसको ये खतरा है कि जैसे ही ऊँट पहुँचा और उसने एक्सेप्ट कर लिया मैं फंस जाऊँगा, तो फिर घोड़े के रास्ते से तेज़ रफ्तार सवारी से अपनी रेवोकेशन भेज दे, ऑफ़र से पहले रेवोकेशन पहुँच जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने एक्सेप्टेंस कर ली है और अगर एक्सेप्टेंस कर ली फिर कहानी को नहीं पता, ऑफर को नहीं पता। ये वाली कहानी आज की नहीं है, ये कल की है, ये एक्सेप्टेंस का रूल है। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है, मैंने क्या बताया, ऑफर कब कम्युनिकेट होती है। तो कल इस चीज़ के ऊपर एक बड़ी सी डायग्राम बनाऊंगा मैं बोर्ड पे, एक्सेप्टेंस में उलट हो जाता है सारा कुछ। तो वो आप जिस जगह पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो कल आपको मज़ा आएगा कल के लेक्चर में इंशाल्लाह, कि उसमें हम देखेंगे कि ख़त भेजने में एक्सेप्टेंस किस तरह से होती है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। प्रेसिडेंट का मतलब है मौजूद, ऑफर के अंदर इंक्लूडेड। ऑफर में जो इंक्लूडेड, प्रेसिडेंट कहते हैं एक पुराने ऐसे केस को जिसको आप जिसकी बेस पे आज फैसला सुना रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट का मतलब है मौजूद, पहले से मौजूद। तो अगर वो कंडीशन जो ऑफर में मौजूद हैं वो फुलफिल नहीं होती तो ऑफर ख़त्म। काउंटर ऑफर हो गई तो ऑफर ख़त्म। नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली रिजेक्शन हो गई तो वो भी, यानी उसने एक्सेप्ट नहीं की या उसने मुंह पे इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए आपकी ऑफर, तो ऑफर ख़त्म। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक। एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, फिर बाद में आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही हैं? घबराए तो नहीं बैठे? पक्की बात है जी। सर ऑफर देने के बाद कंडीशन चेंज हो सकते हैं? ऑफर देने के बाद, ऑफर देने के बाद अगर आप कंडीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपनी ऑफर को फ़ौरन से वापस लें और नई कंडीशंस के साथ ऑफर बता दें। जैसे कुछ उसमें होता है ना सर, डेट एक्सटेंड करते हैं, जैसे आपने कहा 15 तक तो 20 तक आप ठीक है, इसका मतलब है कि हमें पिछली ऑफर ख़त्म करनी पड़ेगी, पिछली स्टैंडी गायब करनी पड़ेगी और एक नई स्टैंडी लगानी पड़ेगी कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट 10 मार्च तक 15%। तो आप अगर अपनी ऑफर को रिवाइज कर रहे हैं और तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आगे जितने मर्जी ब्रोशर लगा दूं, जो 15 फरवरी से पीछे एक्सेप्ट कर गया है मुझे उसे डिस्काउंट देना होगा, क्योंकि उसने वो टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था वो सोच रहे थे और वो तारीख गुजर गई तो वो उनके लिए वो ऑफर वैलिड नहीं है। क्लियर? यहाँ तक सारी बात समझ आ रही है? काउंटर ऑफर कैसे कहते हैं? ऑफर के बदले ऑफर, ऑफर के सामने मुकाबले पे ऑफर आ जाए। आपने एक ऑफर दी, सामने वाले बंदे ने कहा ऐसे नहीं ऐसे। जैसे मैंने कहा ना, आपने कहा कि जी जामे शीरी 350 का मुझे बेचोगे, उसने कहा नहीं बाबू जी 350 कम है, 400 दे दे मेरे से जामे शीरी ले ले। अब इसका मतलब है कि जो ऑफरी है अब वो बन गया ऑफरर,
अब वो ऑफर दे रहा है कि 400 रुपये जो मुझे देगा मैं उसको जामे शीरी दे दूंगा, तो ये काउंटर ऑफर कहलाएगी। जी सब क्लियर? यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं। मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ के क्या आना है। ऑफर वाला पेज जो है ये आप पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक हेडिंग सेंटर के करीब आ रही है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। वो भी हमने आज के लेक्चर में नहीं पढ़ा, कल इंशाल्लाह ताला हम पहले इसको पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो इस पेज पे इनविटेशन ऑफ ऑफर नहीं पढ़ना, जी उसके अलावा बाकी सारा पढ़ सकते हैं। तो इनविटेशन ऑफ ऑफर को छोड़ के ये पेज, और चूंकि अभी हल्का हल्का सा साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है तो साथ साथ लिखते रहें ताकि लोड इकट्ठा ही ना हो। डन? तो इंशाल्लाह ताला कल यहाँ से आगे सफ़र शुरू करते हैं। अब आगे